આજको यो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। सब पहले याद ही है दिस अहिले जो चाल्दै छ हाम्रो यो लकडाउन दिस विल कंटिन्यू अप टू 3rd of May। 3 मईसम्म यो लकडाउन चाल्छ। त्यहाँदेखि अब वी आर स्टिल वेटिंग फर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन्स। अहिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइडलाइन्स केही आएको छैन यो विषयमा। तर हिजो अस्ति जो गाइडलाइन आएको थियो हाम्रोमा त्यो गाइडलाइन्स को मुताबिक अब जति पनि जना स्ट्यान्डर्ड छन्, स्टूडेंट होस् कि पेशेंट होस् कि अरू स्टेट में काम गर्ने हाम्रो स्टेट को मान्छेहरू होस्, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन सबैलाई अब देयर रिटर्न टू द स्टेट्स कंसर्न इज अलाउड। सो सिक्किम में जो लोग हैं, सिक्किम दूसरे राज्यों के और वापस जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, और जो दूसरे राज्यों में जो सिक्किम के लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं वो भी वापस आ सकते हैं। तो इसी विषय में कल हमारी एक टास्क फोर्स जो है स्टेट लेवल पे, हिंदी में बोलना हूँ आई थिंक दैट वो ठीक होगा, तो फिर मुझे दोनों में नहीं बोलना पड़ेगा। तो जो स्टेट टास्क फोर्स की हमारी मीटिंग हुई थी, स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हमारी प्राय प्रतिदिन ही होती रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कोऑर्डिनेट होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं। हमारे स्टेट लेवल के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर के कई बार कुछ निर्णय करने होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उस पर कल टास्क फोर्स की मीटिंग में चर्चा हुई, और उसमें सारे जो पहलू हैं इस समस्या के कि कम से कम पूरे देश का अगर हम आंकड़ा निकालें तो तकरीबन 6424 सिक्किम के लोग दूसरे राज्यों में एक तरह से अटके हुए हैं, फंसे हुए नहीं बोलेंगे लेकिन अटके हुए हैं, वो ना आ सकते न जा सकते। 6424। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो लोग सिलीगुड़ी कैसे पहुँचेंगे। तो जब ये MHA की गाइडलाइंस आई थी तब सबसे पहले मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न आया कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन इन लोगों को हम लाएंगे कैसे। अगर गुजरात का कोई वर्कर है वो राजस्थान में फंसा हुआ है तो ओवरनाइट बस से वो लोग जा सकते हैं, यूपी से राजस्थान जा सकते हैं, यूपी से मध्य प्रदेश जा सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, हिमाचल में हैं, डीप साउथ में हैं, बसों से लाना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। यात्रा मिनिमम 3 डेज़ की होगी, 4 दिन की भी हो सकती है। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न है। तो चूँकि इस बारे में हम सब लोग बात करते रहते हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ का भी एक ग्रुप बना हुआ है हमारा पूरे देश का, और चूँकि ये राष्ट्रव्यापी समस्या है तो इसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं किस तरह से समस्या का निदान किया जाए। तो राय ये बनी कि हालांकि ट्रेन्स और फ्लाइट्स अभी ऑपरेशन नहीं है, कब ऑपरेशन होंगी ये भारत सरकार का निर्णय होगा, लेकिन जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनके लिए लिमिटेड बेसिस पर अगर भारत सरकार ट्रेन चलाना मंजूर करे या स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट करना मंजूर करे, स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, तो शायद ये संभव हो सकता है। जैसे सिक्किम के हो सकता है, जैसे एक वैसे ही मैं बता रहा हूँ, जैसे 200 लोग हैं वो दिल्ली में हैं, आना चाहते हैं। आसाम के अनदर 200, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल के भी हो सकते हैं। तो इन सब की जो रिक्वायरमेंट है, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट में आने की रिक्वायरमेंट को एग्रीगेट किया जाए, स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, ट्रेन उन्हीं लोगों के लिए हो जिनका रजिस्ट्रेशन है, और उसी हिसाब से उनकी टिकटिंग की व्यवस्था की जाए, तो हम उन लोगों को ऑर्डरली मैनर में ला पाएंगे। ट्रेन में लाने से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है, बाथरूम की फैसिलिटी होती है, तो थोड़ा सुविधा से हम उन लोगों को ला सकते हैं। मुझे हर्ष है आपको ये बताते हुए कि
परसों हम सब ये बात कर रहे थे, आज MHA ने फिर से रिवाइज गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसके अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कहा गया है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करे रेल के द्वारा स्टैंडर्ड लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आजकल में हमारे पास में गाइडलाइंस आ जाएंगी। अगर ये ऐसा होता है कि रेल के माध्यम से हम लोगों को ला सकें तो हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। बट एट दिस स्टेज आई कैन ओनली से दैट MHA हैज़ रिवाइज द गाइडलाइंस टू परमिट मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पीपल बाय रेल, एंड दे हैव ऑल्सो सेड दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे होगा, क्या होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स तय करेगी। तो ये एक शुभ संकेत है, अच्छी बात है। हम आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि लोग इंतज़ार में ही हैं और फटाफट लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि दिल्ली से कितने लोग आना चाहते हैं, बॉम्बे से कितने आना चाहते हैं, बेंगलोर से कितने आना चाहते हैं, हैदराबाद से कितने आना चाहते हैं। वंस वी हैव दीज नंबर्स, तो उसके बेसिस पे हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भी बात कर सकते हैं, और अगर भविष्य में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल फ्लाइट, जैसे सिक्किम के स्टूडेंट बाहर से आएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से जो बाहर जाना चाहेंगे उनको भी उन जिस स्टेट में जाना चाहते हैं वहाँ उन्होंने इसी तरह की सुविधा बनाई है, इसी तरह से नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। तो वो उनके पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में वहाँ की जो सरकार होगी वो हमारे पास में ये सूचना देगी कि हमारे जयपुर के ये 10 स्टूडेंट हैं, इनको आने देना, हम लोग परमिट कर देंगे। इसी तरह से जैसे हमारे स्टूडेंट कोटा से आना चाहेंगे, कहीं और से आना चाहेंगे, हम वो सूचना संबद्ध राज्य सरकार को देंगे तो वो लोग भी हमें परमिट कर देंगे। तो ये इस तरह से ऑपरेट करेगा। नोडल ऑफिसर सारे स्टेट्स ने अपॉइंट कर दिए हैं, तो हमें जो बाहर से लाना है उसकी व्यवस्था, बल्कि हमारे यहाँ से जो बाहर जाएंगे वो काम भी ये हमारी जो टीम है यही देखेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनको अपने अपने राज्य के पोर्टल पे करना। सर, अगर कोई ट्रस्ट ने जो पंचायतों के माध्यम से, MLAs के माध्यम से, या उनके पास में जो इंक्वायरीज सीधी आती हैं उसके आधार पर जो जानकारी इकट्ठी की है उसके अनुसार 6424 ये संख्या है जो लोग अटके हुए हैं बाहर। इसमें छात्र भी हैं, पेशेंट्स भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से ये लोग एक जो व्यवस्था अब तय की है उसके अनुसार ये लोग वापस आ सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, कल हमने टास्क फोर्स की जो मीटिंग थी हमारी, उसमें इस विषय पे चर्चा की। आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी मंत्रीगण थे, सभी MLA साहब थे, MLAs सभी थे, रूलिंग पार्टी के भी थे, अपोजिशन के भी थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के उपाध्यक्ष, MLAs, MP साहब, एडवाइजर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स, ये सब लोग थे। आशय आज ये था इस तरह की मीटिंग करने का कि जो भी निर्णय सरकार का फाइनली हो तो वो उसके बारे में एक तो सब लोगों को जानकारी हो, क्योंकि ये जो विषय है काफ़ी संवेदनशील विषय है ये, क्योंकि लोग परेशान हैं, आना चाहते हैं, जानकारी पूरी उनके पास में अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक कोई समाधान भी नहीं था। हम यही कहते थे सभी लोगों को कि भाई 3 मई के बाद में क्या स्थिति होगी वो इस पर निर्भर करेगी कि भारत सरकार के नए दिशा निर्देश किस तरह के आते हैं। तो अब जब हमारे पास में गाइडलाइंस आ गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसके हिसाब से जो बात तय हुई है वो ये है कि हर राज्य इस प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने के लिए राज्य स्तर पे नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे। तो उसी के अनुसार आपने देखा भी होगा, कल सोशल मीडिया में मैंने देखा भी था, जो यहाँ से हमने एक ऑर्डर निकाला है उसके अनुसार श्री रंजन भूटिया जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं और अभी होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है, ये जितना भी कोविड से रिलेटेड काम है उसका कोऑर्डिनेशन का काम आपकी जिम्मेदारी में है, तो यही सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे इस काम के लिए।
तो ये हमारे राज्य के नोडल ऑफिसर हैं। साथ के साथ चूँकि जब इन लोगों को वापस लाया जाएगा तो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की भी बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो सकती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो सकती है, जिसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो भूटिया साहब की मदद करने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और हमारे पीसी कम जनरल मैनेजर एसएमटी और जो सनी खरेल हैं वो अंडर सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट में, ये जितना भी ये आईटी रिलेटेड जो काम है उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये एक हमारी टीम है और आज आप लोगों को बुला करके और ये सारी बात बताने का मकसद यही है कि लोगों के पास में सूचना पहुंचे और सही सूचना पहुंचे और आगे क्या करना है उसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि असमंजस की स्थिति ना हो। क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में लोगों को परेशानी ना हो। तो हम लोग तो अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये उचित होगा कि जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उसके ज़रिए ये जो संदेश है और जो ये व्यवस्था जो हमने की है इसकी जानकारी सभी संबद्ध लोगों तक पहुँचे। तो ये जितने 6424 का आंकड़ा तो आज हमारे पास है। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तब हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो रजिस्टर करेंगे और जो आना चाहेंगे। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, ये संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन ये मैसेज न केवल उन लोगों के लिए बल्कि उनके जो शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, उनकी भी उद्विग्नता उतनी ही है जितनी ये जो लोग बाहर बैठे हैं उनकी है। तो उनके लिए भी ये मैसेज जाना ज़रूरी है। हमारा अनुमान ये है कि करीब 1700-1800 स्टूडेंट्स हैं जो सिक्किम से बाहर हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो हॉस्टल्स हैं, क्योंकि अभी चूँकि स्कूल ऑपरेशन नहीं है, बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं, तो हमारा अनुमान ये है कि हम जितनी हॉस्टल्स में एकोमोडेशन अवेलेबल है उसके आधार पर जितने भी विद्यार्थी बाहर से आएंगे उनको हम क्वारंटाइन करा पाएंगे। सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी हमारी होगी, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले जो सिलीगुड़ी में जो लोग अभी अटके हुए हैं, पेशेंट्स हैं और दूसरे लोग हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी लाने की व्यवस्था करें। लेकिन वो तभी संभव होगा जब लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करें। तो एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, हमें जानकारी ये मिल जाए कि सिलीगुड़ी में इतने लोग हैं स्ट्रैंडेड, तो उसी हिसाब से ये जो हमारी टीम है ट्रांसपोर्ट की, वो बसों की व्यवस्था करके उनको लेके आएंगे। उनकी बॉर्डर पे स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद में मेडिकल टीम डिसाइड करेगी कि किस तरह की उनकी क्वारंटाइनिंग होगी, होम क्वारंटाइनिंग होगी, फैसिलिटी क्वारंटाइनिंग होगी, या उन लोगों को अगर किसी को ज़रूरत हो, इस तरह की स्थिति हो, तो फिर हॉस्पिटल में भेजने की ज़रूरत हो तो वो किया जाए है। वो आगे के मैनेजमेंट के लिए जो हमारी मेडिकल टीम है उसके पास में उपलब्ध होगी। दूसरी चीज़ जो तय पाई गई है वो ये है कि सिलीगुड़ी से जितने भी लोग आएंगे उनको एसएनटी की बसों के द्वारा यहाँ लाया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि हम नहीं चाहते कि मल्टीपल व्हीकल्स, मल्टीपल ड्राइवर्स के थ्रू लोगों को लाया जाए। लोग सिलीगुड़ी आएंगे और ये भी ध्यान देने की बात है कि बसों की व्यवस्था हमारा जो नॉर्मल एसएनटी का जो बस डिपो है वहाँ से नहीं करके मातीगारा में जो एसएनटी का कॉम्प्लेक्स है सिलीगुड़ी में, वो थोड़ा स्पेशियस है, 2 हेक्टेयर की वहाँ जगह है, स्पेसिंग हो सकती है। हम थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से वहाँ से लोगों को लाने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये होगा, बसों के द्वारा लोग आएंगे और मातीगारा जो कॉम्प्लेक्स है सिलीगुड़ी का, वहाँ से बसों की व्यवस्था होगी। ये जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसी में एक व्यवस्था आगे और भी है, ट्रेवल प्लान, कि जिन्होंने, क्योंकि इसमें एक बार आपके पास में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यू कैन लॉग इनटू द सिस्टम मल्टीपल टाइम्स। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में जब भी ट्रेवल प्लान लोगों के फाइनलाइज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कल आगे 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद
या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ट्रेन्स चल जाती हैं तो किस ट्रेन से आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाए, किस फ्लाइट से आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाए। तो इस ऐप के इसके ज़रिए, पोर्टल के ज़रिए, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसके ज़रिए हमें ये पता चल जाएगा कि दिल्ली से इस दिन फ्लाइट में इतने लोग आ रहे हैं। तो उसी तरह की व्यवस्था SNT उन्हीं के उसी व्यवस्था के हिसाब से वो सारा अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोग आएंगे सिक्किम में, आते ही उनकी स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। मेडिकल स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि थर्मल स्क्रीनिंग, क्लिनिकल असेसमेंट किया जाएगा, डॉक्टर्स की टीम जो होगी, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी देखी जाएगी, आरोग्य सेतु उन्होंने डाउनलोड किया है नहीं किया है और एक्टिव मोड में है या नहीं है, साथ के साथ डिक्लेरेशन उनसे लिया जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पिछले 15 या 21 दिनों में रहे हैं, ये सारा वहाँ होगा। तो जितने भी लोग आएंगे सबकी कंपलसरी स्क्रीनिंग है कि समस्या तो ख़त्म नहीं हुई है। लॉकडाउन रिलैक्स होता है या उसमें थोड़ी ढील दी जाती है या हट जाता है, लोग सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ है। हमने सिक्किम में ही देखा, पहला लॉकडाउन का पीरियड 15 तक था और 14 को लोग सड़कों पे आ गए। फिर रिवाइज गाइडलाइंस, थोड़ी सी रिलैक्स गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हुई 20 मार्च से, तो 20 से और ऑफिस भी शुरू किए, तो 20-21 को काफ़ी एक आध जगह ट्रैफिक जैम भी हो गया, लोग काफ़ी सड़कों पे उतर आए, तो वो हमें फिर उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा। जो समझने की बात ये है कि ये जो लॉकडाउन है, इससे जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है, जो एक्सपर्ट मानते हैं, वो ये नहीं है कि बीमारी का इलाज हो गया या बीमारी चली गई। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये है कि हमने इन्फेक्शन की रेट को स्लो कर दिया और जितनी हमें तैयारियां करनी थी वो हम कर पाए। जैसे आप ही की जानकारी के लिए, जैसे अब टेस्टिंग फैसिलिटी अब हमारे यहाँ शुरू होने वाली, मशीन्स आ गई हैं। इसी तरह से जो रेगुलर टेस्टिंग जो होती है, जो अभी हम उसके सैंपल्स हम सिलीगुड़ी भेजते हैं, वो लैब हमारी बन करके 15 मई तक तैयार हो जाएगी। इस देश में लॉकडाउन से पहले पूरे देश में सैम्पलिंग और टेस्टिंग के लिए, सिर्फ सैम्पलिंग तो होती थी लेकिन टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक पुणे में लैब थी, आज तो 300 से ज़्यादा लैब हो गई। तो ये जो समय है लॉकडाउन का, उसमें तो इन्फेक्शन अभी तक तो मूवमेंट नहीं था, इंक्रीज मूवमेंट होगा, तो वी हैव टू बी इवन मोर केयरफुल। सो इस मूवमेंट को 3 मई के बाद में किस तरह से रेगुलेट करेंगे, उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति से, अप्रूवल से अलग से हम लोग गाइडलाइंस इशू करेंगे। बट इतना एक मैसेज सब लोगों को जानना चाहिए कि अगर गाइडलाइंस रिलैक्स भी की जाती हैं तो वो सुविधा के लिए हैं, वो इंडिकेशन नहीं है कि खतरा टल गया है। खतरा अभी बरकरार है। जब तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, जब तक कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं आ जाता है इसका, तब तक ये खतरा बना रहेगा। सो शुरुआत में मुझे इतना ही कहना था। मैं everything has been covered by our Chief Secretary sir. तपाईहरुलाई सबै कुरा कभर भइसकेको छ र यसमा ट्रान्सपोर्टको बारे यति मात्रै जानकारी दिन चाहन्छु। अघि भनिसकिएको कुरा हो कि सबैलाई SNT बसमै ल्याउनु पर्ने बाध्यता हो। यो हाम्रो कुनै यो के अरे हामीले चाहेर गरेको कुरो होइन र यसमा तपाईहरुले कोअपरेट गर्नु पर्यो र तपाईहरुको गाडी यदि तल राख्ने सुविधाहरू छ, कोही अब गाडी लिएर गएको छ, आफ्नो फ्ल्याटमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु आरामसितले आउँदा हुन्छ। अहिले हतार पनि नगर्नुहोस् है आउने। जो एकदमै अब जसलाई आउनु एकदमै जरुरी छ, नहुने स्थिति छ भने मात्रै तपाईहरु ट्राभल गर्नु निक्लिनुहोस् है। तपाईहरुको घरमा रासिन पानी छ, सबै छ, फ्ल्याटमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु सुविधा छ भने प्लिज डु नट मुभ आउट है, त्यही बस्नुहोस् जबसम्म अझै यो साम्य हुँदैन।
किनभने सिलगढी जुन जोन छ त्यो अघि सरले भन्नुभयो इट इज रेड जोन होला है, एन्टायर त्यो एरिया नै गर्दाखेरि हामी सबैलाई अब एभ्रिवान वान्ट्स टु कम ब्याक, जो आउनु चाहनुहुन्छ उहाँलाई ल्याउनै पऱ्यो, तर पनि इट इज अ रिस्क फर अल अफ अस, हामी यहाँभित्र हुनेलाई पनि त्यो रिस्कै हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा लगिँदैछ। सिलगढीबाट हामी बस प्रोभाइड गर्छौँ, एउटा बसमा सम्भवतः 15-16 जना मात्रै हामीले त्यसमा बुक गरेर ल्याउन सक्छौँ होला, किनभने सोसियल डिस्टेन्सिङ प्रपर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। र यसमा अर्को चाहिँ जो पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, जो अब एकदमै आउनु चाहनुहुन्छ, जो एम्बुलेन्स रिक्वायर्ड छ अथवा उहाँको प्राइभेट गाडी पनि छ, तर उहाँहरू चाहिँ एकदमै अब सर्टिफाइड पेसेन्टहरू जो हुनुहुन्छ, सायद उहाँलाई अलिकति ढिल दिने, मतलब उहाँलाई एउटा प्रब्लम मिलाउन सकिन्छ होला, उहाँहरू आफ्नो एम्बुलेन्स बुक गरेर आउन सक्नुहुने। तर रेस्ट जो हेल्दी हुनुहुन्छ, सबै कुरा ठिक छ भने उहाँहरू सबैजना एकदमै एसएलटी बसमै ट्राभल गरेर आउनुपर्छ। रेस्ट एभ्रिथिङ हेज बिन। जतिजना हाम्रो सिक्किमको नागरिकहरू बाहिर बसेर अहिले भित्र आउनुको लागि, सिक्किममा फर्केर आउनुको लागि एकदमै उत्साहित छ, उहाँहरूलाई एउटा बिन्ती चलाउन चाहन्छु। उहाँहरूले त्यो रेजिस्ट्रेसन जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट लन्च गरिरहेको छौँ, त्यो रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ उहाँहरूले कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। अनि अघि यहाँ सिएस साहबले भन्नुभएको जस्तो त्यो आरोग्य सेतुको एप चाहिँ डाउनलोड कम्पलसरी गर्नुपर्छ। अनि उहाँलाई एउटा अझै एउटा रिक्वेस्ट के गर्नु चाहन्छु भने उहाँलाई एउटा थर्मोमिटर पाउँछ 150-200 रुपियाँमा, सबैले एउटा थर्मोमिटर किनेर ल्याइदिनुहोस्। कारण तपाईँहरूलाई क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा राख्नु पऱ्यो भने, तर क्वारेन्टाइन इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ आफैले त्यो थर्मोमिटर युज गरेर आफ्नो टेम्परेचर नाप्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो एउटा बिन्ती गर्न चाहन्छु। अनि जुन चाहिँ यो अहिलेको जुन चाहिँ हामीले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन सिस्टम लन्च गरेको छ, त्यो अनलाइन सिस्टममा सबैले आफ्नो आफ्नो जानकारी दिइसकेको पछि मात्रै हामीहरू सरकारले यहाँ तपाईँहरूको फर्केर आउनुको लागि प्लान राम्रोसित गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई त्यति नै बिन्ती चलाउन चाहन्छु मेरो तर्फबाट। अनि तपाईँहरू सबैले कोअपरेट गरिदिनुहोस्, हतार नगरिदिनुहोस्। अनि सकभर तपाईँले जुन चाहिँ हेल्पलाइन नम्बर दिएको छ अनलाइन रेजिस्ट्रेसनमा, त्यो हेल्पलाइन नम्बरमा मात्रै तपाईँले फोन गरिदिनुहोस्। कारण के हुन्छ भने जब तपाईँले हामीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहुँदैछ, हामीहरू फ्री भएको बेलामा त तपाईँको फोन हामी रिसिभ गर्दैछौँ हामीले, तर कोही बेला हामी मिटिङमा बसिरहेको हुन्छ, मिटिङमा बसेको बेलामा हामीले तपाईँको फोन रिसिभ गर्न सक्दैनौँ। हामी 4-5 जना हामीहरू अफिसरको नाम दिएको छ, त्यो जुन चाहिँ हिजो नोटिफिकेसन निक्लेको थियो त्यो नोटिफिकेसनमा। अनि तपाईँहरूले सकभर चाहिँ हेल्पलाइन नम्बर दिएको छ हामीले ल्यान्डलाइन, त्यसमा गर्नुहोस्। पोर्टलमा हामीले हेल्पलाइन नम्बर दिएको छ, त्यसमा तपाईँले फोन गर्ने ट्राई गर्नुहोस्। अनि एकदमै आपत्ति परेको बेलामा तपाईँले हामीलाई हाम्रो पर्सनल नम्बरमा फोन गर्दा हुन्छ। अनि अझै कुनै जानकारी, बेसी जानकारी चाहेको खण्डमा तपाईँले हामीलाई हाम्रो आफ्नो नम्बर, पर्सनल नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला याद गरिदिनुहोस् होला, रेजिस्ट्रेसन गर्नुभन्दा अघि होम मिनिस्ट्रीको गाइडलाइन्स अनुसार यो रेगुलेटेड मुभमेन्ट हो। तपाईँले यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै तपाईँ सिक्किम पस्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुनै पनि कन्फर्मेसन छैन। हामीले खालि तपाईँको रेजिस्ट्रेसन गरेर डेटा उठाउँदैछौँ, यो अर्को स्टेट छ हामीले सेयर गर्नुपर्नेछ, त्यहाँदेखि उहाँको स्टेटबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि मात्रै हामी तपाईँहरूलाई ल्याउन सक्नेछौँ। द्याट इज द फर्स्ट थिङ। रेगुलेटेड मुभमेन्ट मात्र हो यो, रेजिस्ट्रेसन कम्पलसरी हो। तपाईँहरूको नाम हाम्रोमा आएपछि हामी अर्को स्टेटसँग जुन स्टेटमा हुन्छ त्यो स्टेटमा सेयर गर्नेछौँ, त्यहीँ मात्रै तपाईँको मुभमेन्ट हुनेछ। र सेकेन्ड, जस्तै छिटो रेजिस्ट्रेसन गरे त्यस्तै छिटो बस्न चढ्न पाउँछ भन्ने पनि हामीले यो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ पनि होइन यो। र आरामसे तपाईँको सबै डेटा आएपछि मात्रै तपाईँले यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस् होला। आज हामी यो रेजिस्ट्रेसन लाइभ गरिसकेको छौँ, आजदेखि यो लाइभ रहनेछ। भोलि पर्सि पनि तपाईँले आरामसाथ तपाईँको समय लिएर यसलाई रेजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस्। सबै डेटा एक्ज्याक्ट दिनुहोस् होला, जे डकुमेन्ट्स हामीले मागेको छौँ त्यो पनि काइन्डली प्रोभाइड गरिदिनुहोस् होला। र कुनै पनि खण्डमा तपाईँलाई अगर रेजिस्ट्रेसन गर्ने केही तकलिफ भयो, त्यस सुविधाको लागि हामीले यहाँनिर हेल्पलाइन पनि सेटअप गरेको छौँ। हेल्पलाइन हाम्रो 6वटा नम्बर छ। यो हेल्पलाइनमा कल गरेर काइन्डली याद गरिदिनुहोस्, तपाईँको 9 बजीदेखि 5 बजीसम्म मात्र यो हेल्पलाइन रहनेछ, किनभने लकडाउन खोल्नको लागि अझै पनि निकै दिन बाँकी छ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसमा यो ट्राभल हुने छैन। र यो रेजिस्ट्रेसन गर्न तपाईँलाई कति डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यो काइन्डली तपाईँको एभाइलेबल भएपछि मात्र रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। अगर तपाईँले अहिले राति नै रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुभयो भने नअत्तालिनुहोस्, तपाईँ भोलि पनि यो रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि प्रथम तपाईँले
हाम्रो स्टेट पोर्टल COVID-19 सिक्किम covid19sikkim.org मा जानुहोस् र यहाँनिर अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर स्ट्रान्डेड स्टुडेन्ट्स / पेशेन्ट्स / अदर सिटिजन्स दिस रेजिस्ट्रेसन या यो रेजिस्ट्रेसन केवल सिक्किमको पब्लिक सिक्किमको जनता जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मात्र हो, न कि हाम्रो सिक्किममा अरू राज्यको मान्छे स्ट्रान्डेड भएको। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर पनि यो रेजिस्ट्रेसन पेजमा जान सक्नुहुन्छ या डाइरेक्ट जान चाहनुहुन्छ भने registration.covid19sikkim.org registration.covid19sikkim.org तपाईको यसमा नाम हाल्नुहोस् होला। इमेल अप्सनल छ र तपाईको मोबाइल नम्बर मस्ट बी रेजिस्टर्ड विथ आरोग्य सेतु एप इफ नट चेक FAQ बिलो। तपाईको आरोग्य सेतु छैन भने तपाईले भोलि 9 बजेदेखि 5 बजेको बिचमा हाम्रो कल सेन्टरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन रिलेटेड अरू कुनै फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्सहरु पनि छ, यो पढेर पनि तपाईको केही डाउट छ भने तपाईहरुले क्ल्यारिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात तपाईको मोबाइल नम्बर यो कन्सेन्ट काइन्डली पढिदिनुहोस् होला। यो कन्सेन्टमा तपाईले अग्री नभए तपाई अघि बढ्न सक्नुहुन्न। I hereby give my consent to the government of Sikkim to collect my personal data and to be used strictly for official purpose alone. I am aware on returning to Sikkim, I shall be undergoing quarantine as defined by the protocol of the state to fight the pandemic. I have installed Arogya Setu app in my smartphone. तपाईकोमा एउटा OTP आउँदैछ। हामीले यो रेजिस्ट्रेसन 4 वर्गमा छुटाएका छौं। स्टुडेन्ट, मेडिकल पेशेन्ट, मेडिकल वर्कर र अदर्स। जतिजना स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ र जसकोमा स्टुडेन्ट आइडी कार्ड छ उहाँले मात्र स्टुडेन्ट्समा रेजिस्टर गरिदिनुहोस् होला। मेडिकल पेशेन्ट जो सिक्किमदेखि बाहिर पेशेन्ट हुनुहुन्छ, जो ट्रिटमेन्टमा जानुभएको हुनुहुन्छ, जसकोमा रेफरल पेपर छ, रेफरल पेपर छैन भने पनि जुन स्टेटमा हुन्छ, जुन हस्पिटलको मेडिकल पेपर तपाईकोमा छ, प्रमाण गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई पेशेन्ट हो, उहाँले मेडिकल पेशेन्टमा रेजिस्टर गरिदिनुहोस् होला। हाम्रो स्टेटदेखि बाहिर हाम्रै स्टेटको कोही मेडिकल वर्कर हुनुहुन्छ, नर्सेस, प्यारामेडिकल्स, डक्टर्स जो फर्केर सिक्किम आउन चाहन्छ उहाँले मेडिकल वर्करमा रेजिस्टर गरिदिनुहोस् होला र अरू यो तीनै क्याटेगोरीमा फल नहुनेहरूले अदर्समा काइन्डली रेजिस्टर गरिदिनुहोस् होला। बिफोर वी मुभ, प्रथम अगर मेडिकल पेशेन्टसँग उहाँहरूको एटेन्डेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग जानुभएको, उहाँलाई मद्दत गर्न, उहाँलाई हेर्नको लागि उहाँ जतिजना हुन्छ उहाँहरूले पहिला अदर्समा गएर रेजिस्टर गरिदिनुहोस् होला। मेडिकल पेशेन्ट रेजिस्टर गर्नुभन्दा अघि अदर्समा गएर जतिजना पनि हुन्छ सबैजनाको रेजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस्। तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ